जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम संविधान के स्रोतों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, संविधान के स्रोतों से अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और भारत के नागरिक होने के नाते भी आपको यह पता होना चाहिए। यूपीएससी, एमपीपीएससी या अदर स्टेट की मेंस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इसकी क्या फॉर्मेटिंग रहेगी, यह भी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला स्रोत वो था भारत शासन अधिनियम 1935। इस पर विस्तृत चर्चा हम संवैधानिक विकास जब पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी हम सिर्फ यही देखेंगे कि यहाँ से संविधान में क्या क्या प्रावधान शामिल किए गए। वैसे लगभग 200 अनुच्छेद इसके जो थे वो एज इट इज शामिल कर लिए गए थे भारतीय संविधान में। तो यहाँ पर प्रमुख प्रमुख हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था से तात्पर्य है कि भाई केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन। ओके, तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया हुआ है। राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा। तो न्यायपालिका के ढांचे से तात्पर्य है भाई सबसे नीचे रहती है जिला, उससे ऊपर हाई कोर्ट, उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। आपातकालीन उपबंध का प्रावधान भी हमने यहीं से ग्रहण किया है। लोक सेवा आयोग जो होता है यूपीएससी, वो भी इसी के अंतर्गत उसका गठन किया गया है। शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, तो ये भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत लिया है। अगला स्रोत वो है ब्रिटेन का संविधान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत लंबे समय तक ब्रिटेन का गुलाम रहा। तो हम ब्रिटेन की मतलब संवैधानिक या जितनी भी राज्य व्यवस्था थी उसके हम बहुत करीब थे, क्योंकि हम 200 सालों से ज़्यादा हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था कि ब्रिटेन की जितनी भी राज्य व्यवस्था थी वो सारी की सारी हम उससे काफ़ी फेमिलियर थे। अतः हमने वहां से ज़्यादा प्रावधान लिए हैं। ओके, क्योंकि हम पर वही शासन कर रहे थे और उसी की शासन प्रणाली को वो अपना रहे थे, तो हमने मैक्सिमम चीज़ें वहां से ग्रहण की है। तो सबसे पहले संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ग्रहण की है, तो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। और संसद की अगर परिभाषा आए दोस्तों कि संसद से क्या तात्पर्य है, 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो भाई भारत की सर्वोच्च संस्था जिससे कि जो कानूनों का निर्माण करती है, भारत की वह सर्वोच्च संस्था जो कानूनों का निर्माण करती है वो क्या कहलाती है, संसद। ओके, मंत्रिमंडल प्रणाली। तो मंत्रिमंडल प्रणाली की भाई हम मंत्रिमंडल का गठन करते हैं और विभिन्न मंत्रियों को बहुत सारे पद दे देते हैं कि भाई ये स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है, ये वित्त मंत्री है। तो ये मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की है। विधायी प्रक्रिया, भाई विधि निर्माण कौन करती है, संसद करती है और उसी से हमारा देश संचालित होता है। तो ये विधायी प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। राजाध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाम मात्र का महत्व। जैसा आप जानते हैं ब्रिटेन में जो राजा होता है वो नाम मात्र या प्रतीकात्मक रूप में होता है, वास्तविक वहां का पीएम होता है। वैसे कि वैसे भारत में भी राष्ट्रपति जो होता है वो प्रतीकात्मक या नाम मात्र का होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां जो होती है वो पीएम में होती है। ओके, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। अमेरिका में क्या है कि भाई वहां के नागरिक राज्यों के नागरिक भी होते हैं, केंद्र के नागरिक भी होते हैं, लेकिन हम सिर्फ केंद्र के ही नागरिक होते हैं, राज्यों के निवासी होते हैं। ओके, द्विसदनवाद। तो द्विसदनवाद मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की बात करें तो भाई राज्य विधानसभा, ओके, विधान परिषद। ये द्विसदनवाद जो है मतलब द्विसदनात्मक विधायिका रहती है। ओके, तो ये प्रावधान भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। संसदीय विशेषाधिकार जो आर्टिकल 105 में है, इन पे हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत कुछ विशेष अधिकार जो सांसद होते हैं उनको प्रदान किए गए हैं। ओके, अगली अगर हम बात करें तो वो है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान मुंह से हमने लिया है सबसे पहले मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं।
वैसे अगर देखा जाए तो मूल अधिकार सबसे पहले ब्रिटेन में अब ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को प्रदान किए थे, लेकिन ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। अतः हमने क्या किया है कि सबसे पहले दुनिया में अगर मूल अधिकारों को संविधान में शामिल किया तो वो किया था अमेरिका ने, और इसी कारण हमने अमेरिका से ये ग्रहण किए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो बिल्कुल न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं दोस्तों, भारत में सर्वोच्च क्या है? संसद सर्वोच्च है, न्यायपालिका सर्वोच्च है, या कार्यपालिका सर्वोच्च है? तो आप में से कुछ का आंसर होगा संसद सर्वोच्च है। तो ये सही नहीं है, संसद सर्वोच्च नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर संसद सर्वोच्च होती तो संसद के द्वारा बनाए गए जितने भी कानून हैं न्यायपालिका उनको रिजेक्ट भी कर देती है, जो कि अगर विधि के अनुसार नहीं है तो फिर संसद सर्वोच्च कैसे हो गई? ओके, फिर आप लोगों का आंसर होगा कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो न्यायपालिका भी सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि अगर न्यायपालिका सर्वोच्च होती तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों को हटा सकती है। तो अब आप बताओ, यहाँ पे फिर वापस संसद सर्वोच्च, यानी कि भारत में कुछ भी सर्वोच्च नहीं, संविधान सर्वोच्च है। और इन तीनों बॉडी संसद, कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, ये जो तीन बॉडियां हैं, विधायिका मतलब संसद, तो इनमें समन्वय स्थापित किया गया है। ओके, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, यह हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत, तो संसद इसी के अंतर्गत जो भी कानून वगैरह बनते हैं उनको रिजेक्ट कर सकती है। ओके, तो न्यायिक पुनरीक्षण के अंतर्गत संसद देखती है कि कानून सही नहीं है तो वो उन्हें रिजेक्ट करती है, और ये प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग जो होती है ये राष्ट्रपति को भी पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है, जो हम आगे देखेंगे इसको भी। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना और राष्ट्रपति को भी हटाया जाना, यह प्रावधान भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। उपराष्ट्रपति का पद, यह भी हमने अमेरिका के राष्ट्रपति से ग्रहण किए हैं। एमपीपीएससी मेंस में यह क्वेश्चन आया था कि भारत के उपराष्ट्रपति तथा अमेरिका के उपराष्ट्रपति के मध्य तुलना कीजिए। तो दोस्तों यहां तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको आगे जब हम देखेंगे इनको विभिन्न देशों से भारतीय संविधान की तुलना, उस दौरान इन पे हम विस्तृत डिस्कस करेंगे। वित्तीय आपात जो है ये उपबंध भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। अगला है आयरलैंड का संविधान। तो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति चुनता है। ये प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि हम पढ़ेंगे आगे, वो भी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति, ठीक है, ये प्रावधान हमने यहां से ग्रहण किए हैं। जापान का संविधान, यहां से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमने जापान के संविधान से ग्रहण की है। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में या मेंस में आ सकता है। ओके, कनाडा का संविधान, कनाडा के संविधान से हमने केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा ही राज्य के राज्यपाल नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। तो ये प्रावधान कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है हमने। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, आप लोग जैसा देखते हैं कि भाई भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है, लेकिन साथ ही भारत में सशक्त केंद्र की अवधारणा भी है, यानी कि जब भी आपातकाल लगता है तो समस्त शक्तियां केंद्र के पास आ जाते हैं। ओके, राज्यों की नियम बनाने की, राज्यों की जितनी भी शक्तियां हैं, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो वो सारी की सारी केंद्र में आ जाती है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, सशक्त केंद्र, ओके, के साथ संघीय व्यवस्था, यानी भाई केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा है, लेकिन साथ ही भारत में सशक्त केंद्र की अवधारणा भी दी है। तो ऐसा क्यों भाई? ऐसे में तो क्या होगा कि जो राज्य की सरकारें हैं, केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार, तो फिर वो क्या करेंगे कि भाई राज्य की सरकार को किसी तरह गिराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा प्रावधान संविधान निर्माताओं ने बनाया ही क्यों? तो ये बनाया इसलिए था ताकि देश की एकता व अखंडता बनी रहे, क्योंकि उस समय बहुत सारी रियासतें देश से अलग होना चाहती थी। तो इस अखंड भारत को एक रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने यह जाना कि भाई सशक्त केंद्र की स्थापना करनी ही होगी, इसीलिए सशक्त केंद्र बनाया गया।
उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन जो परामर्श देती है वो भी हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। अवशिष्ट विषयों का केंद्र में निहित होना, यह अवशिष्ट विषय 148 आर्टिकल के अंतर्गत हम देखेंगे तो 248 है शायद, तो इसके अंतर्गत हम इसको देखेंगे, तो उस दौरान मैं आपको बताऊंगा कि केंद्र के पास क्यों होते हैं। ओके। फ्रांस का संविधान गणतंत्रात्मक ढांचा, यानी भारत का राष्ट्र प्रमुख जो होगा वो हमेशा निर्वाचित होगा, ये प्रावधान हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है। ओके। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को भी हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है। जब 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है तो ये प्रमुख नारा था वहां का, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ओके। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल के समय आप लोग जानते हैं कि हमारे जितने भी मूल अधिकार हैं उन पर रोक लग जाती है, स्थगित हो जाते हैं वो, तो ये प्रावधान हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत होता है तो वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ग्रहण किया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जो संशोधन होता है संविधान में, उसकी प्रक्रिया भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रीलिम्स एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। सोवियत संघ का संविधान, यूएसएसआर। दोस्तों, सोवियत संघ का ही विभाजन हो गया था, इस वजह से फिर वो रूस में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो यहां से हमने प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श, आप लोगों ने प्रस्तावना वाला वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो आप वहां पर जाकर देखिएगा। मैंने उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को अच्छे से परिभाषित किया है। ओके। मौलिक कर्तव्य, यह भी कई बार प्रीलिम्स एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से हमने ग्रहण किए हैं, तो वो किए हैं सोवियत संघ के संविधान से। ओके। अब थोड़ा मेंस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो मेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन पक्का है जो बन सकता है, क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है? या फिर इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी पूछा जा सकता है। वो तरीका यह है कि वो पूछ ले कि क्या भारतीय संविधान मौलिक है? अब यहां पर उधार का थैला तो आ रहा है समझ में, क्या भारतीय संविधान मौलिक है, इसको कैसे डील करेंगे? तो दोस्तों, मौलिक का मतलब होता है कि भाई जैसे कोई नई बात है, भाई मैंने कुछ ऐसा नई चीज की या कोई नई बात कही मैंने, तो ये मौलिक है। ओके, जो एकदम नया हो, फ्रेश, उसको कहेंगे मौलिक। लेकिन पुरानी बात को नए तरीके से कहना भी मौलिकता है। ओके, तो मौलिक शब्द आपको समझ में आ गया होगा। तो भारतीय संविधान मौलिक है या नहीं, इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है तो हम देखते हैं। तो प्रस्तावना में हमें लिखना है, भारत के संविधान निर्माता एक व्यवहारिक और अच्छा संविधान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संसार के प्रमुख और सफल संविधानों का गहन अध्ययन किया और उनसे भारतीय परिस्थितियों के लिए लाभदायक तत्वों को बिना हिचक स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप भारतीय संविधान संसार के विभिन्न संविधानों का सम्मिश्रण हो गया। अब भाई ये तो हमने प्रस्तावना बता दी, अब हमको ये दर्शाना है कि कौन कौन से देशों से कौन कौन से प्रावधान हमने ग्रहण किए। ओके, ये जो कथन है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, इसका आधार क्या है, तो वो आधार हमको देना होगा। तो वो आधार हम यही बताएंगे कि भाई विभिन्न देशों से ये प्रावधान हमने ग्रहण किए हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ देशों के नाम लिखे हुए हैं, अभी आपको वो सारे प्रावधान मैं बता चुका हूं, उसमें से एक एक दो दो, ज्यादा नहीं लिखना है हमको, गिने चुने प्रावधान यहाँ पर लिख देने हैं कि भाई इस देश से ये प्रावधान हमने ग्रहण किए हैं। ओके, उसके बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो निष्कर्ष में लिखेंगे, हमारे संविधान निर्माताओं ने विदेशी संविधान के केवल उन्हीं प्रावधानों को लिया है जो वहां सफल सिद्ध हो चुके थे और हमारे देश की परिस्थितियों के अनुकूल थे। ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने बस कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं, हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, हमने सफल प्रावधान और जो भी हमारी परिस्थितियों के अनुकूल उनको कन्वर्ट भी किया है। ओके, एज इट इज नहीं लिया है, हमने हमारी देश की परिस्थितियों के अनुसार उनको कन्वर्ट भी किया है। ओके, किसी नई बात को कहना मौलिकता है, किंतु पुरानी बात को नए तरीके से कहना भी मौलिकता है। अतः भारतीय संविधान पूर्ण रूप से मौलिक है।
इस प्रकार के मिश्रण से जो संविधान सामने आया वह मूल रूप से भारत का संविधान था। हम किसी भी एक देश का संविधान नहीं कह सकते, यह मूल रूप से भारत का संविधान था, किसी अन्य देश का नहीं। निश्चय ही संविधान निर्माता अपने उद्देश्य में सफल हुए। उनका उद्देश्य था कि एक सफल और व्यवहारिक संविधान बनाया जाए, और वो उसमें सफल भी हुए हैं। ओके, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम, और संविधान की श्रृंखला जो चल रही है इसको हम आगे बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।